सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है CUET 24/7 पर। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। ये हमारे सेकंड बुक यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जो न्यू बुक आई है उसका, ठीक है। तो सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट है वन शॉट की, जिसमें मैंने फर्स्ट बुक कंप्लीट करा चुका हूँ और उसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं वन शॉट से थ्रू। अब हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको भी जाकर के आप देखें और लाइक करें। साथ में आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने से हम लोग क्या होंगे, हम 12th में अच्छे मार्क्स लाएंगे और साथ में हम CUT में बहुत बड़े कॉलेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएं सब बच्चे। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है कि इंसान कहाँ रहता है और किस तरीके से रहता है। वो शहर में रहता है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहता है, वो टाउन्स में रहता है, वो विलेज में रहता है, या फिर छोटे छोटे समूह में रहता है, या फिर बड़ी मेगा सिटीज में रहता है, ठीक है, या बड़े एंग्लोमेरेशंस में रहता है। इंसान रहता क्या है और वो किस तरीके से रहता है, किस तरह की बस्तियों में रहता है, किस तरह की कॉलोनीज में रहता है, किस तरह की टाउनशिप्स में रहता है, इसे कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। अगर मोटे तौर पे हम सेटलमेंट को देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक रूरल सेटलमेंट है और एक अर्बन सेटलमेंट है। अगर मोटा मोटी देखें तो, ठीक है ना, कि वो रूरल सेटलमेंट नदी के किनारे है कि सड़क के किनारे है, वो अर्बन सेटलमेंट समुद्र के किनारे या किसी बड़े इंडस्ट्रियल जोन के साथ में लगा हुआ है, ये अलग बात है। लोग या तो शहरों में रहते हैं या गांवों में रहते हैं। मोटे तौर पर गांवों के साथ में विलेज होते हैं, विलेज के साथ में फिर टाउन्स होते हैं, टाउन्स के साथ में फिर स्मॉल सिटीज होती हैं, फिर बिग सिटीज होती हैं, फिर मेगा सिटीज होती हैं, फिर मेट्रोपॉलिटन्स होता है। ऐसे अलग अलग क्रम में होता है। जो बड़े शहर होंगे वो इंडस्ट्रियल शहर होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगा। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सड़कें, हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स। गाँव में शहरों की तुलना में थोड़ी कम व्यवस्था होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो हेमलेटेड मतलब छोटे छोटे समूह में गांव होता है, फिर विलेजेस होते हैं जहाँ पे 100, 200, 1000 गांव, 1000 मकान हो सकते हैं, फिर टाउन होते हैं आप जहाँ पे 3-4 हजार गांव मकान हो सकता है, फिर सिटीज होती हैं जो बहुत बड़े स्काई स्क्रेपर्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फिर मेगा सिटीज होती हैं जिसमें 10 मिलियन से ज्यादा पीपल्स जो है वो रहते हैं, ठीक है। तो हैमलेटेड मतलब छोटी छोटी ढाणियां, राजस्थान में ढाणी कहते हैं, 3-4 मकान, फिर विलेज होते हैं, फिर टाउन, फिर सिटी और फिर मेगा सिटीज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हम लेसन्स को देखें यहाँ पे तो जिस्ट ऑफ द लेसन क्या कहलाती है? जिस्ट ऑफ द लेसन जो है वो ये कह रहा है कि सेटलमेंट क्लस्टर ड्वेलिंग एनी टाइप ऑफ द साइज वेयर द ह्यूमन बीइंग लाइव। सेटलमेंट जो है वो इस तरह के क्लस्टर, इस तरह के समूह है जहां पर ह्यूमन बीइंग रहता है, इंसान रहता है, ठीक है ना, उन्हें सेटलमेंट्स कहते हैं। दे वेरी इन द साइज फ्रॉम द हैमलेट टू द मेट्रोपॉलिटन। हैमलेट मतलब 3-4 घरों का समूह, जिसे हम ढाणी कहते हैं राजस्थान में, पाली भी कहते हैं, ढाणी भी कहते हैं। और मेट्रोपॉलिटन जहां पर लाखों लोग रहते हैं, 50 मिलियन पीपल्स, बी 20 मिलियन पीपल्स, 30 मिलियन पीपल्स, मे बी स्मॉल एंड लार्ज और क्लोज्ड, ठीक है ना। ये स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है और क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। दे स्पेस्ड एंड दे में प्रैक्टिस द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। अगर हेमलेटेड, क्लस्टर्ड या सेमी क्लस्टर्ड टाइप के अगर विलेजेस होंगे तो प्राइमरी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, फिर जो होंगे सेकेंडरी होगी, और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां टर्शियरी यानी सर्विस सेक्टर का काम ज्यादा होगा, ठीक है, इन सिंपल मैनर। और हम प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी माइनिंग और टर्शियरी, प्राइमरी यानी माइनिंग और एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर लाइक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ठीक है ना, होटल सर्विसेज, ठीक है। तो ये एक अर्बन सेटलमेंट है, ठीक है ना, जहां पर बहुत सारे बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स बने हुए हैं, बड़े शहर हैं, अच्छी होटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत सारी बेसिक एम्यूनिटीज है, बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज है। जबकि रूरल सेटलमेंट में ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिफरेंस क्या है? द प्राइमरी ऑक्यूपेशन अदर देन द प्राइमरी, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर लें तो ये सबसे बड़ा है। फिर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, प्रोसेस द रॉ मटेरियल, तो प्रोवाइड द फूड, प्रोवाइड द सर्विसेज, लो इनकम, हाई इनकम, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी एंड स्पेस क्लस्टर। द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, तो रूरल अर्बन के अंदर अगर डिफरेंस कर ले तो यहाँ पर प्राइमरी होता है रूरल के अंदर, ठीक है ना, जबकि अर्बन में प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी। प्रोवाइड रॉ मटेरियल, रूरल एरिया जो है रॉ मटेरियल देता है, अगर हम बात कर लें माइनिंग की बात कर लें या हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, ठीक है ना। और प्रोसेस द रॉ मटेरियल, अर्बन एरिया जो है वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर देता है। अगर गेहूं गांव से आ रहा है तो ब्रेड शहर में बन जाएगी उसकी, अगर कॉटन गांव से आ रहा है खेत से तो उसका शर्ट जो है वो शहर में बन जाएगा, इन सिंपल मैनर, ठीक है। प्रोड्यूस फूड, प्रोवाइड सर्विसेज,
रूरल सेटलमेंट्स के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर फूड को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर गांवों में होती है, जबकि सर्विसेज जो है लाइक टूरिज्म, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, टीचिंग फैसिलिटीज, ये शहरों में होती है। वकील, लो इनकम और हाई इनकम, रूरल एरिया में लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं जिनकी कमाई कम होती है, और हाई इनकम की कमाई शहरों वाले लोगों के पास होती है। लो डेंसिटी, गाँव में डेंसिटी कम होती है क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके शहरों में चले जाते हैं, जबकि शहरों में हाई डेंसिटी होती है, ठीक है ना। और स्पेस्ड होते हैं, गांव जो होते हैं वो खुले खुले होते हैं, जबकि शहर क्लस्टर्ड होता है, बहुत आपस में, बहुत ही, दिल्ली की हालत देखो, बॉम्बे की हालत देखो, बहुत लोग जो क्लस्टर्ड यानी कि बहुत ही गुट कर रहता है, आस पास में रहता है। तो ये अर्बन और रूरल के अंदर क्या है, मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको याद कर लो। प्राइमरी ऑक्यूपेशन होगा रूरल के अंदर, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी और टर्जरी होगा आपके किसमें, अर्बन के अंदर। फिर रॉ मटेरियल कहां से आएगा, गांवों से। तो रूरल सेटलमेंट जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जबकि फिनिश्ड गुड कहां बनेंगे, अर्बन के अंदर। प्रोवाइडेड फूड और प्रोवाइडेड सर्विसेज, फूड कहां से आएगा, मतलब गेहूं, चावल, सब्जियां सब गांवों से आएंगी, जबकि ये सर्विसेज देगा, अर्बन एरिया सर्विसेज देता है, जैसे डॉक्टर्स की, टूरिज्म की, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। और ये लो इनकम के लोग रहते हैं रूरल्स के अंदर, हाई इनकम के रहता है अर्बन्स में। लो डेंसिटी होती है रूरल एरियाज में, हाई डेंसिटी, ज्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा जो होती है वो अर्बन एरियाज की होती है, और खुले खुले दूर दूर मकान होते हैं गांवों में, और क्लस्टर्ड होते हैं आपके अर्बन में, इन सिंपल मैनर। अब टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट, अगर टाइप ऑफ द रूरल सेटलमेंट की बात करें तो 4 तरह के रूरल सेटलमेंट्स हैं। कितने तरह के रूरल सेटलमेंट है, 4 तरह के सेटलमेंट है, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्ट्रिक्ट। 4 तरह के। क्लस्टर्ड में लोग पास पास रहते हैं, ये पास पास रहते हैं रिसोर्सेज के कारण या फिर सुरक्षा की दृष्टि से। फिर होता है सेमी क्लस्टर्ड, लोग गोलाई में रहते हैं, इसमें मजबूत लोग गांव के बीच में रहते हैं और कमजोर लोग गांव के बाहर रहते हैं। फिर हैमलेटेड के अंदर छोटी छोटी ढाणियां होती हैं, राजस्थान में ढाणी कहते हैं, 3 4 5 5 मकान बने होते हैं। और डेस्परेटेड सेटलमेंट जो होता है वो माउंटेन और हिली एरियाज में होता है, एक मकान यहाँ और एक मकान वहां, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्परेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट के अंदर लोग बहुत पास पास रह रहे हैं। ये लोग पास पास जो रहता है वो एक तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, साथ में ही ये लोग रिसोर्सेज के कारण भी जो है वो पास पास में रहता है, ठीक है ना। तो compact and closely built house, living area different from the surrounding farms, the recognizable pattern, the different shapes such as the geometric, triangular, radial and linear. The sometimes the difference may cause the shape of the settlement. The availability of the water also decided the shape. ठीक है, तो कॉम्पैक्ट होंगे सबसे पहली बात, तो साथ में क्या होगा, सराउंडिंग फार्म्स होंगे, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न होगा, या तो ट्राइंगुलर होंगे या रेडियल होंगे या फिर लाइनर होंगे, ठीक है ना। समटाइम डिफेंस में बी कॉज अ शेप, डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से, भाई गांव के लोग पास पास रहेंगे तो जंगली जानवरों से, डकैतों से, चोरों से बच जाएंगे, ठीक है ना। और कई बार वाटर की अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा ना, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से भी क्लस्टर्ड सेटलमेंट गांवों में बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन देखा यहाँ पर गांव पास पास में देखो, है ना, तो एक तो सिक्योरिटी रीजन हो गया, दूसरा ये देखो ये रेडियल है, गोल है, इस तरीके से लाइनर भी हो सकता है, ठीक है ना, नदी के किनारे किनारे भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंस भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू रिसोर्सेज लाइक वाटर, ठीक है। तो ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, पास पास मकान बने हुए हैं, ठीक है ना, आप कई सारे गांव देखोगे। फिर बात करते हैं सेमी क्लस्टर्ड की, फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ द क्लस्टर्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द डिस्प्यूटेड सेटलमेंट, ठीक है ना। तो टेंडेंसी इज द क्लस्टर्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्प्यूटेड सेटलमेंट, द सेग्रीगेशन ऑफ द लार्ज सेटलमेंट में अ क्लॉज कोज, the some may be a force living the separately from the many village, dominance group live in the center of the village, the people lower state alive the outskirts of the village, the mostly common in the Gujarat and Rajasthan। तो हम यहाँ देखते हैं इस तरह के सेटलमेंट में कि गांव के बीच में जो है वो मजबूत लोग रहते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह का सेटलमेंट होता है गोल गोवा, और इसके बाद जो है कमजोर लोग रहते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड। ये गुजरात और राजस्थान में देखने को हमको मोस्टली मिलता है, ठीक है। हैमलेटेड सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। हैमलेटेड सेटलमेंट में छोटे छोटे, एक बड़ा गांव यहां पर बना हुआ है, उससे एक सड़क जाता है, इस सड़क को राजस्थान में शेर कहता है ना, ठीक है ना, शेर कहता है, और शेर जो है वो जा रही है ढाणियों में, तो 2 2 3 3 4 मकान यहां बने हुए हैं, फिर सड़क गई, फिर 4 मकान यहां बने हुए हैं, इस तरह के मकानों को हैमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं, जो मेन विलेज से दूर बने होते हैं और छोटे छोटे मकानों के समूह होते हैं। द फिजिकल सेपरेटेड एंड लोकेशन डिफरेंट प्लेस हैविंग द कॉमन नेम, दे आर नेमली लोकल पन्ना, पारा, पाली, नांगल एंड ढाणी, ढाणी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। दे आर मोटिवेटेड बाय द सोशल एंड द एथनिक फैक्टर्स, दे आर फाउंडेड मोस्टली इन द मिडिल एंड लोअर गंगा वैली, है ना, मिडिल और लोअर गंगा, यूपी, हरियाणा,
फिर राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, हमको यहाँ देखने को ये मिलता है। एक मुख्य गांव है, मेन विलेज है, उसके पास में छोटे छोटे 4-4 5-5 घर बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको, इस तरह से देखो, ये 4-5 घर बने हुए हैं, ऐसे थोड़ा दूर पे 4-5 घर और बने हुए हैं, ठीक है ना। ढाणी है, आप ढाणियों के नाम सुनोगे, है ना, राजपूतों की ढाणी, जाटों की ढाणी, यादवों की ढाणी, सैनियों की ढाणी, अहीरों की ढाणी, नाम सुनोगे ना। राजस्थान के बच्चे समझ रहे होंगे इस चीज को ना, कि छोटी छोटी ढाणी होती है, 15-15, 20-20 मकान होता है, 5-5, और एक ही परिवार के होते हैं मोस्टली लोग। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मोस्टली काका बाबा में एक ही फैमिली के होते हैं, ठीक है ना, या उनके बीच में दूर के खून के रिश्ते होते हैं आपस में, ठीक है। उन्हें हैमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट की बात कर ले अगर, तो डेस्परेटेड सेटलमेंट। डेस्परेट सेटलमेंट होते हैं पहाड़ों में। आपने माउंटेन्स एरिया में देखोगे, एक मकान यहां पर, एक मकान वहां पर, है ना। तो ये मकानों की जो लोकेशन है रिसोर्सेज की वजह से है, कि जहां अच्छी जमीन है, मतलब है तो पूरा पूरा माउंटेन रीजन, लेकिन माउंटेन रीजन में भी जहां टेरेन थोड़ा इजी है, जहां जमीन थोड़ी ठीक है, वहां लोग मकान बना लेते हैं। रिसोर्सेज इसके पीछे कारण होता है, और एक टेरेन इसके पीछे कारण होता है। टेरेन मतलब टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म, ठीक है। तो देखो, एक मकान यहाँ बनाओ, एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ। तो जहां जिसको अच्छी जमीन मिली इस पूरे माउंटेन या हिली एरिया में, वहां उसने अपना मकान बना लिया, ठीक है। चले भाई, तो इससे बोलेंगे डेस्परेट सेटलमेंट। दे आर आइसोलेटेड हर्ट्स एंड हैमलेट्स, दे लोकेटेड इन हिल और द एग्रीकल्चर लैंड्स इन ड्यू टू द नेचर ऑफ टेरेन एंड द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द वाटर। इसकी वजह से, है ना, ड्यू टू द नेचर। भाई एक तो लैंड कैसी है भाई, है तो पहाड़ी इलाका, लेकिन पहाड़ी इलाका में भी अच्छी लैंड का है, वहां पर ये अपना मकान बना लेता है, ठीक है ना। रिसोर्सेज जहां पानी हो वहां अपना मकान बना लेता है। फाउंड इन द मेघालय, उत्तरांचल, HP एंड केरला, यहां पर ये इस तरह के सेटलमेंट पाया जाता है। तो 4 तरह के जो है वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है वो सेटलमेंट्स हो गए। 4 इंपॉर्टेंट कौन कौन से, अगर हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स की, तो क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड और डिस्परेटेड। क्लस्टर्ड सेटलमेंट में लोग मकान पास है, बहुत क्लोजली है, ठीक है ना। ये लाइनर हो सकता है, रेडियल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, साथ के अंदर ही डिफेंस और रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से क्लस्टर्ड होते हैं, पास पास होते हैं। डिफेंस मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई डकैत, कोई चोर ना आ जाए गाँव में, कोई हमला, पहले ऐसा होता था। सेमी क्लस्टर्ड के अंदर क्या है कि सेमी क्लस्टर्ड है तो क्लस्टर्ड, लेकिन सेमी क्लस्टर्ड थोड़ा खुला हुआ है, ठीक है ना, और राउंड शेप है, और बीच में मजबूत लोग रहते हैं गांव के, मजबूत जातीय और पक्ष वाले लोग, और बाहर वीकर सेक्शन रहता है, ठीक है। गुजरात और राजस्थान चलता है। साथ में ही है हैमलेटेड, जिसमें एक मेन विलेज और मेन विलेज से दूर आइसोलेटेड 3-3, 4-4, 5-5 मकान बने हुए, इन्हें ढाणी भी कहते हैं, पन्ना, ढाणी, नांगल एंड ऑल। फिर डेस्परेटेड सेटलमेंट, ये माउंटेन्स में होता है खास करके, ठीक है ना। माउंटेन्स रीजन में एक मकान यहाँ, एक मकान वहां। इसकी वजह क्या है कि उस पूरे माउंटेन रीजन में जहां भी टेरेन थोड़ा इजी होता है या ठीक होता है, कम स्लोपी होता है, वहां पर लोग मकान बनाते हैं। साथ में वाटर रिसोर्सेज भी मकान बनाने का एक कारण होता है, कि जहां पानी है वहां मकान बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स में पानी मिलना बहुत मुश्किल सा होता है, ठीक है। चले भाई, तो ये 4 सेटलमेंट हो गए। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। किसकी बात करेंगे? अर्बन सेटलमेंट की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे अब? अर्बन सेटलमेंट की। बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी रोड है, एयरपोर्ट्स, ठीक है ना, टॉप क्लास फैसिलिटीज, ठीक है, नाइट लाइफ, ठीक है ना, ये होता है अर्बन सेटलमेंट्स। यहाँ पे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख लोग रहते हैं। ये बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, टूरिज्म अट्रैक्शन होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं, बस अड्डे होते हैं, बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। और साथ के अंदर ही इनके आउटस्कर्ट्स में भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो कहलाता है, और इन्हें कहते हैं मेगा सिटीज, बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन एंड ऑल। ओके, चले भाई, तो अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज, कॉम्पैक्ट होता है, नजदीक होता है, देख रहे हो ना कितने नजदीक नजदीक जो है बिल्डिंग बनी हुई है, देखो कितनी नजदीक नजदीक बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि जगह बहुत महंगी होती है यहाँ पे। नॉन एग्रीकल्चर, इको एडमिन एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होती, सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर सर्विस सेक्टर होता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है जो कि सेकेंडरी या फिर आपके टर्जरी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर काम होता है। सर्विसेज लाइक लॉयर, डॉक्टर, टीचर, नर्स, ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, ठीक है ना। और गुड्स की बात अगर यहाँ पर कर लें हम लोग, तो कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटीज जो है यहाँ मिलती हैं। डायरेक्ट लिंक विद द रूरल सेटलमेंट्स, और ये अर्बन सेटलमेंट जो किससे जुड़े होते हैं? रूरल सेटलमेंट से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि रूरल सेटलमेंट से इन अर्बन सेटलमेंट्स में बहुत सारा रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है, ठीक है, इन सिंपल मैनर। अब एवोल्यूशन ऑफ द टाउन इन इंडिया। इंडिया में कई तरह के टाउन है, एंशिएंट टाउन है, मिडाइवल टाउन है, मॉडर्न टाउन है। अब एंशिएंट टाउन या मिडाइवल टाउन या मॉडर्न टाउन है क्या, इस बात पर गौर करना।
एंशियंट टाउन्स हम उन्हें कहते हैं, ठीक है ना, अगर एंशियंट टाउन की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है ना, तो एंशियंट टाउन जो है वो उन्हें कहते हैं जो कि एंशियंट टाइम, गुप्ताज, मौर्याज, उस समय बने, वो सबके सब टाउन एंशियंट टाउन्स कहलाता है। मिडाइवल टाउन आफ्टर द मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, लाइक सल्तनत काल, मुगल काल, इस समय जो भी टाउनशिप्स बनी, नवाब, ठीक है ना, ठीक है ना, नवाब हो गए, निजाम हो गए, ठीक है ना, इनके समय जो बने वो थे मिडाइवल टाउन, ठीक है, राजा महाराजा हो गए। साथ में अगर हम बात करें मॉडर्न टाउन, वो थे जो अंग्रेजों के आने के बाद यहां बने, लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, ठीक है ना, ये मॉडर्न टाउन। दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली तो मिडाइवल टाउन भी है और दिल्ली जो है वो मॉडर्न टाउन भी है, ठीक है ना। ओके, चले भाई, तो ये एक प्रयागराज दिख रहा है आपको जो कि एक एंशियंट टाउन है, ठीक है ना, बहुत पहले से प्रयागराज। ऐसे हम बात करेंगे उज्जैन इज एशियंट टाउन, सारनाथ इज एशियंट टाउन, ठीक है ना, महाबलीपुरम, मदुरई इज एशियंट टाउन। ऐसे मिडाइवल टाउन्स की बात करेंगे, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा इज ए मिडाइवल टाउन, ठीक है ना। मॉडर्न टाउन में बात करेंगे सूरत, बॉम्बे, ठीक है ना, मद्रास, ठीक है ना, ये सब के सब जो है, ये कैलकाटा है ना, कैलकाटा, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, मॉडर्न टाउन है, इन द ब्रिटिश एरा में डेवलप हुए ये। ओके, तो यहां पर अगर बात करें एशियन टाउन, द डेवलप्ड एज ए रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, टाउन इन इंडिया हैविंग ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओवर द 2000 ईयर ओल्ड, द पटना, पटना यानी पाटलिपुत्र, मौर्य के समय वाराणसी, मदुरई एग्जाम्पल, मथुरा, ठीक है ना, उज्जैनी नगरी एंड ऑल। ओके, फिर द मिडाइवल टाउन, दे आर द हेडक्वार्टर ऑफ द किंगडम्स, लाइक सल्तनत काल, मुगल काल, निजाम, नवाब, ठीक है, दे आर द मोर देन द 100 टाउन्स, ठीक है ना, दे आर द 4 टाउन्स डेवलप ओवर द रूइन फोर्ट्स, लाइक दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर, ठीक है ना, बड़े बड़े किले बने हुए थे। दिल्ली के अंदर सल्तनत काल भी रहा, मुगल काल भी रहा, हैदराबाद में निजाम थे, जयपुर में राजा थे सवाई मान सिंह, राजा जय सिंह, लखनऊ में नवाब थे, अवध के नवाब, और नागपुर, सतारा, ठीक है ना, और आगरा में भी मुगल्स थे। तो बड़े बड़े किले बनाए हुए हैं, बड़े बड़े फोर्टिफाइड्स जो है शहर है, ऐसे बड़े बड़े किले बने हुए हैं ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से बड़े बड़े किले बने हुए हैं, गेट है इनके, इसी के अंदर शहर बसा हुआ है, इसी में बहुत बड़ा फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये मिडाइवल टाउन है जो कि 1000 एडी से लेकर के और लगभग 1600-1700 तक बसे, ठीक है ना। मॉडर्न टाउन्स की बात कर लें तो जो ब्रिटिश एरा में डेवलप हुए, द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस जनरली लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज, है ना, कोस्टल एरियाज लाइक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दे आर द फोर्ट एंड कोस्ट यूरोपियंस लाइक सूरत, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, मद्रास एंड कैलकाटा, ठीक है ना। ब्रिटिश एरा के समय इनको बसाया गया, पोर्चुगीज ने इनको डेवलप किया, गोवा में देखें, साथ में स्पेनिश, ठीक है ना, साथ में अगर हम बात करें फ्रेंच, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोर्चुगीज एंड फ्रेंच, डच, और जैसे पौंडीचेरी की बात कर लें तो द फ्रेंच कॉलोनी, गोवा की बात कर लें तो पोर्चुगीज़ यहाँ बहुत आए, मुंबई और कैलकाटा की बात कर लें तो पोर्चुगीज़ भी थे, साथ में ब्रिटिशर्स भी थे, दहेज में मिला था बॉम्बे, शादी हुई थी जब, ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स को दहेज में मिला था बॉम्बे, दहेज में दे दिया था बॉम्बे, ठीक है, बताओ, शहर का शहर दहेज में दे दिया। तो 3 तरह के टाउन है, ठीक है ना, 3 तरह के टाउन है। एशियन टाउन जो कि बहुत पुराने हैं, ठीक है ना, एशियन टाइम से, मौर्य एंड गुप्ता 2000 ईयर ओल्ड है। अगर मिडाइवल टाउन्स की बात करें तो आफ्टर द जो मुस्लिम आए और सल्तनत काल और मुगल काल आया, उस समय जो टाउन्स बने, नवाब, निज़ाम एंड ऑल, ठीक है। और मॉडर्न टाउन जो है आफ्टर द ब्रिटिश एंड यूरोपियंस द केम इन इंडिया, एंड फिर जो इन टाउनशिप्स का जो है डेवलपमेंट हुआ, कैलकाटा, मद्रास की बात हम कर ले, अब चेन्नई बोलते हैं मद्रास को, मुंबई, सूरत एंड गोवा एंड पौंडीचेरी एंड ऑल, ठीक है। चले भाई, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बेस पर अगर हम बातचीत करें तो टाउन्स जो है वो कितने तरह के होंगे। अगर पॉपुलेशन की बेस पर अगर हम बातचीत करें तो अर्बन सेंटर विद द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड द सिटी और द क्लास 1 टाउन। अगर 1 लाख 1 लाख की अगर पॉपुलेशन है तो क्या कहलाएगा, सिटी और क्लास 1 टाउन। क्लास 1 टाउन का मतलब एक स्मॉल सिटी है, या क्लास 1 का टाउन है जहां पर 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, इससे ज्यादा हल्की से। The city accommodation population size between the 1 to 5 million are called the metropolitan cities. 1 मिलियन से लेकर के अगर 5 मिलियन तक की पॉपुलेशन है किसी शहर में तो उसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और मोर देन 5 मिलियन है तो उसे मेगा सिटी बोलेंगे। सबसे पहले क्लास 1 टाउन होता है, 1 लाख से ज्यादा,
उसके बाद जो है 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक की पॉपुलेशन होती है उसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, और 5 मिलियन से ज़्यादा होती है मेगा, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, ये सब की सब क्या है, मेगा सिटीज़ हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, ठीक है ना, नागपुर, पुणे, ये सब की सब क्या है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, ठीक है। और ये 5 मिलियन वाली जो है सबकी सब मेगा सिटीज़ है, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट टाउन 1 लाख, 1 to 5 लाख इज द मेट्रोपॉलिटन एंड अ मिलियन 5 मिलियन सिटी इज अ मेगा सिटी। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्लास फर्स्ट का टाउन जो है वो क्या होगा, 1 लाख की पॉपुलेशन है। मेट्रोपॉलिटन टाउन जो है वो 1 to 5 मिलियन पॉपुलेशन होगी, और मेगा सिटीज के अंदर 15 मिलियन, 5 मिलियन से ज्यादा, 50 नहीं 5 मिलियन से ज्यादा जो पॉपुलेशन होगी उसे मेगा सिटीज हम कहेंगे, ठीक है ना। चले भाई, द अर्बन एग्लोमरेशन, सबसे पहले एग्लोमरेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। इसको एक बड़े शहर के आसपास आउटस्कर्ट्स में कई सारे सबअर्ब्स जुड़े होते हैं, उसे एग्लोमरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ए टाउन एंड इट्स द एडजॉइन अर्बन आउटग्रोथ्स, तो ये अर्बन सेंटर है, उसके आसपास बहुत सारे आउटग्रोथ बन गए, ठीक है ना, आउटस्कर्ट्स बन गए। जैसे जयपुर के आसपास या दिल्ली के आसपास बहुत सारे आउटस्कर्ट्स, गोवा, फरीदाबाद, एनसीआर का इलाका आउटस्कर्ट्स है, उनके भी आउटस्कर्ट्स हो गए अब तो। जैसे जयपुर के आसपास हमारे आउटस्कर्ट्स है, चोमू है, चाकसू है, बस्सी है, कानोता है, ठीक है ना, कालवाड़ है। एक बड़े शहर के आसपास छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं उन्हें, उन सबको मिलाकर के जो है अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। द 2 or more कंटिन्यूस टाउन विद द विदाउट और देयर आउटग्रोथ्स, है ना, अ सिटी एंड द वंस मोर एडजॉइन द टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्मिंग द कंटिन्यूस स्प्रेड, उन्हें एग्लोमरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। उन्हें क्या बोलेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन उन्हें कहा जाएगा, ठीक है ना। उन्हें क्या कहेंगे, एग्लोमरेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इस पॉइंट व्यू ऑफ व्यू को क्लियर करूं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना, तो एक बड़ा शहर है और बड़े शहर के आसपास कई सारे छोटे छोटे शहर बस जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। एक बड़ा शहर बन गया, जैसे मान लो कि अगर दिल्ली आज से 20 साल पहले जाऊं तो दिल्ली के आसपास गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ठीक है ना, बहादुरगढ़, ठीक है ना, इस तरह के एरियाज थे, बावल, दारूहेड़ा, इन्हें कहते थे आउटस्कर्ट्स, सबर्ब एरिया दिल्ली का। बाद में एनसीआर बना दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये उसके पूरे उसमें आ गए एनसीआर में। अब इनके बाहर भिवाड़ी ऐसे सोना जैसे बहुत सारे एरियाज हैं जो कि एग्लोमरेशन में आते हैं, यानी कि सबर्ब एरियाज, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज, जहां पर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि शहर में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, उन्हें आउटस्कर्ट्स कहते हैं। इसलिए आउटस्कर्ट्स और मेन सिटी के जुड़ने से जो बनता है उससे अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, अर्बन एग्लोमरेशन उसे कहेंगे, ठीक है, अर्बन एग्लोमरेशन उसे कहा जाएगा। चले भाई आगे पढ़ते हैं, फंक्शनल टाउन। फंक्शनल टाउन्स कई तरह के होते हैं भाई, किस तरह का फंक्शन हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे पहले एक वर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का मतलब क्या है, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जहां पर आपका प्रधानमंत्री बैठता है, जहां पर आपका मुख्यमंत्री बैठता है, ठीक है ना, जहां पर आपका कलेक्टर बैठता है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। अगर भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, तो श्रीनगर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। यूपी की राजधानी लखनऊ, लखनऊ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। बिहार की राजधानी कैपिटल जो है पटना, पटना इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। असम की राजधानी गुवाहाटी, गुवाहाटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो किसी भी स्टेट की कैपिटल इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, देश की कैपिटल इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, और कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो जहां कलेक्टर बैठता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का मतलब होता है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जहां से शासन प्रशासन चलता है, जहां से लॉ एंड ऑर्डर संभाला जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहते हैं। तो ऑल कैपिटल ऑफ द स्टेट विद द नेशनल कैपिटल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। फिर इंडस्ट्रियल टाउन, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, जैसे मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है ना, जमशेदपुर है, ये सब के सब अगर हम बात कर लें तो ये सब के सब क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन। फिर बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट टाउन्स की, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट टाउन्स का मतलब क्या है, जहां पर बड़े बड़े रेलवे जंक्शंस बने हुए हैं, जहां बड़े बड़े पोर्ट्स बने हुए हैं, जहां बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट टाउन्स कहते हैं। खास करके पोर्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दे मे बी पोर्ट्स द प्राइमरी एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज। कांडला, कोचीन, वाइजैक हब्स। कांडला इन गुजरात, कोचीन कोचीन की अगर हम बात कर लें तो हमने पोर्ट्स पढ़े थे, ठीक है ना। कोचीन की अगर बात करें तो केरला, और वाइजैक की बात करें तो आंध्र प्रदेश,
है ना, ठीक है। हमने पोर्ट्स के बारे में जाना था हमारे बुक नंबर फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सब पोर्ट्स है जहाँ से बड़े बड़े जहाज आते हैं, बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। एंड इनलैंड ट्रांसपोर्ट जैसे आगरा, धुलिया, है ना, मुगल सराय, इटारसी एंड कटनी, ठीक है ना। बहुत सारे इनलैंड पोर्ट्स भी होता है जहाँ बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के पास आप देखोगे बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं, उन्हें इनलैंड पोर्ट्स कहते हैं। कमर्शियल टाउन लाइक सतना एंड कोलकाता, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज चलती है, बिजनेस एक्टिविटीज चलती है, ठीक है। इसी तरह माइनिंग टाउन डिगबोई, रानीगंज और झरिया, बहुत सारी माइनिंग, बड़ी बड़ी माइंस होती हैं। कोल की माइनिंग होती है, आयरन की माइनिंग होती है, ठीक है ना। कोल माइनिंग है, आयरन माइनिंग है, मैग्नीज माइनिंग है, जहाँ से माइनिंग हो रही है, और माइनिंग हम पढ़ चुका है, ठीक है ना, फर्स्ट बुक में। तो जहाँ से खोद के कुछ निकाला जा रहा है, चाहे वो तेल निकाला जा रहा हो, या कोयला, या यूरेनियम, या फिर एबेस्टस, या फिर टंगस्टन, या फिर आयरन, या सोना, या चांदी, इस तरह के एरिया जहाँ माइनिंग होती है उन्हें माइनिंग टाउन्स कहते हैं। लाइक डिगबोई, रानीगंज, झरिया, खासकर झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, माइनिंग जो है वो पूरे देश में फैली हुई है भाई, है ना। गारिसन कंटोनमेंट टाउन इज अम्बाला, मऊ, जालंधर। टाउन एरिया किसे कहते हैं, जहाँ गारिसन टाउन किसे कहते हैं, जहाँ पर फौज रहती है, जहाँ फौज की छावनी होती है ना। जैसे अंबाला है आपका, बरेली है, मेरठ है, ठीक है ना, मऊ है, जालंधर है। तो अंबाला इन हरियाणा, मऊ इन एमपी, जालंधर इन पंजाब, ये गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स कहलाते हैं जहाँ फौज रहती है, बड़ी बड़ी छावनियाँ होती है फौज की। एजुकेशनल टाउन पिलानी, अलीगढ़, वाराणसी, कोटा, कोटा भी रख लो, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए फेमस है, उन्हें एजुकेशनल टाउन्स कहते हैं। रीजनल कल्चरल टाउन लाइक अमृतसर, वाराणसी, तिरुपति, महाकाल, सोमनाथ, द्वारिका, ठीक है ना, मथुरा, वृंदावन, ये सब के सब जो है रिलीजियस टाउन है, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन है, ठीक है ना। टूरिस्ट टाउन्स लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ऊटी, गोवा, ठीक है ना, ये सब टूरिस्ट टाउन है। कोई एक टाउन मल्टीपल टाउन भी हो सकता है, कोई भी एक टाउन क्या हो सकता है, वो मल्टीपल टाउन भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है ना। अब गोवा जो है वो मॉडर्न टाउन भी है क्योंकि पोर्चुगीज ने स्टैब्लिश किया, साथ में एक टूरिस्ट टाउन भी है, ठीक है, तो दो टाउन है वो। तो कोई एक शहर दो दो टाउन हो सकता है, तीन तीन टाउन की श्रेणी में आ सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम बातचीत कर लें, अगर इस लेसन को मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊं, तो हमने जो है इस लेसन के अंदर जो पढ़ा वो क्या देखा, हमने बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो सेटलमेंट होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ड होता है। ये दो तरीके का होता है, ये अर्बन सेटलमेंट होता है, ठीक है ना, साथ में रूरल सेटलमेंट होता है। दो तरह की ह्यूमन सेटलमेंट होता है, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यहाँ सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी ज्यादा होती है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत पास पास लोग रहते हैं, बेसिक एमिनिटीज होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है ना, इनकम बहुत हाई होती है। और रूरल सेटलमेंट्स जो होता है वो क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, डिस्प्रिटेड और हैबिटेड होते हैं, इनकम कम होती है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। और फंक्शन के बेस के आधार पर अगर हम देखें यहाँ पर इसको, तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, तो सिटीज होती है क्लास 1 टाउन 1 लाख के आसपास, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज 1 से 5 मिलियन की होती है, और 5 मिलियन से ज्यादा होती है वो मेगा सिटीज होती है, लाइक मुंबई एंड दिल्ली, कैलकाटा एंड बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एंड ऑल। और क्लास 1 सिटीज आपके आसपास के छोटे छोटे कस्बे आपने देखे होंगे, वो छोटे छोटे शहर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लाइक, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें बेस ऑफ द एवोल्यूशन की बात कर ले, तो सबसे पहले एशियन टाउन थे वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र एंड मदुरई। फिर मिडाइवल टाउन से दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। फिर मॉडर्न टाउन से गांधीनगर, चंडीगढ़ एंड गुड़गांव, ये मॉडर्न टाउन्स है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश एरा या फिर अभी मॉडर्न टाइम में जो बने, ठीक है ना, वो मॉडर्न टाउन इन सिंपल मैनर। ब्रिटिश एरा से लेकर अब तक जो टाउन्स हैं वो सबके सब जो है वो मॉडर्न टाउन्स हैं, ओके, सिंपल। और साथ में बात करें तो रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, इज द क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड एंड डिस्परेटेड। क्लस्टर्ड सेटलमेंट में मकान पास पास होंगे, सिक्योरिटी रीजन्स एक वजह है, रिसोर्सेज एक वजह है। सेमी क्लस्टर्ड में मजबूत लोग गांव के बीच में रहेंगे और वीकर सेक्शन वाले बाहर रहेंगे। हैमलेटेड सेटलमेंट में छोटी छोटी ढाणियां होंगी, 4-5 मकानों का समूह, गुजरात और राजस्थान। और डेस्परेट सेटलमेंट में पहाड़ों पर मकान होते हैं, एक मकान यहाँ एक मकान वहाँ, और दूर दूर मकान होने की वजह क्या है कि इस पूरे माउंटेन रीजन में जहां पर भी आपको टेरेन इजी मिलता है वहां पे आप मकान बनाते हो, साथ में रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मकान बनाते हो कि आपको पानी इजीली मिल जाए या आपके एग्रीकल्चर इजीली हो जाए। तो 4 तरह का सेटलमेंट है। साथ में अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो द बेस ऑफ द फंक्शन के आधार पर सिटीज कौन सी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है न्यू दिल्ली, जो जितने भी स्टेट कैपिटल और कंट्री कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। ट्रांसपोर्ट सिटी लाइक कोची, आगरा, जहाँ पर भी पोर्ट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। कमर्शियल टाउन लाइक कलकत्ता, जहाँ पर बिजनेस होता है और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। गैरिसन टाउन, जहाँ पर फौज रहती है, लाइक अंबाला, मऊ, जालंधर, मेरठ। एजुकेशनल टाउन, जहाँ पढ़ाई होती है, टाउन लाइक यूपी में वाराणसी, ठीक है ना, पिलानी, कोटा,
ठीक है। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन लाइक तिरुपति, ठीक है ना। टूरिस्ट टाउन लाइक ऊटी, शिमला, ठीक है ना। माइनिंग टाउन लाइक झरिया, बोकारो, जहाँ पर माइनिंग होती है, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल टाउन लाइक जमशेदपुर, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे जमशेदपुर, टाटानगर, मुंबई इज इंडस्ट्रियल टाउन। और कोई भी शहर 2 से 3 टाउन में हो सकता है। तो मुंबई जो है वो ट्रांसपोर्ट टाउन भी है, मुंबई जो है वो मॉडर्न टाउन भी है, मुंबई जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन भी है, कमर्शियल टाउन भी है ना। लेकिन अपने जो एनसीईआरटी में जो दे रखे उदाहरण, अपने को उन्हीं को जो है वो समझना और पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप सब भी बच्चे जो हैं उनको एक तो चैनल को लाइक करना है, एक शेयर करना और एक सब्सक्राइब करना है CUET 24/7 को, पहली बात। दूसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट दे रखी है, मैंने फर्स्ट बुक आपको कंप्लीट करा दी है, उसके क्वेश्चंस के वन शॉट और थ्योरी के वन शॉट वहाँ रखे हुए हैं। साथ में नोट्स के लिए आप CUET 24/7 का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। क्या करें? अड्डा 24/7 का जो है आपको क्या करना है, ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे करके ऐप डाउनलोड करेंगे आप। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे इस तरह का एक यूजर इंटरफेस आएगा। आपको UGPG एंट्रेंस एग्जाम चूज करना है और उसके अंदर आपको CUET UG चूज करना है। CUET UG में जाकर के आपको जो है वो CUET महापैक चूज करना है, ठीक है ना। CUET महापैक चूज करना है, ठीक है। क्या चूज करना है? CUET महापैक। और CUET महापैक में आपको CUET आर्ट्स का जो महापैक है वो चूज करना है विथ बुक्स। विथ बुक्स क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है, ठीक है ना। विथ बुक्स आपको चूज करना है। समझना इस बात को, महापैक लेने से फायदे क्या है? एक तो 12th की तैयारी इसके साथ में होगी, आपके साथ में आपकी CUET 2025 के लिए तैयारी होगी, दोनों बातें होंगी। तीसरी बात यह कि जब आप महापैक लेते हो तो महापैक एक तरह का पास है। पास का मतलब एक तरह का पासपोर्ट है कि आपको, आप चाहे समर्थ बैच में चल जाओ, प्रतिज्ञा बैच में चल जाओ, एम्बिशन बैच में चल जाओ, आपको सब बैचेस में एंट्री मिल जाएगी। चाहे वो थ्योरी वाले बैचेस हो, चाहे वो रिवीजन वाले बैचेस हो, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर करवाने वाले बैचेस हो, सब बैचेस में आपकी फ्री एंट्री हो गई। और आपको 12th और CUET 2025 के लिए एक साथ तैयारी मिल रही है और सभी बैचेस में एंट्री फ्री मिल रही है। चाहे वो रिकॉर्डेड बैचेज हो, लाइव बैचेज हो, प्रैक्टिस बैचेज हो, रिवीजन बैचेज हो, सब बैचेस के अंदर। और अगर बात कर ले इसकी प्राइस की, और अगर मैं बाय नाउ पर क्लिक करूं और यहां पर एक कोड भरूं मैं YSIRG20, तो ये आपको जो पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है? लगभग आपको 3600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना, 3600 का, और 14,339 रुपए का आपको पड़ रहा है, ठीक है ना। एक बात सुनना आप मेरी, कोड है मेरा YSIRG20 और ये आपको पड़ रहा है 14,399 रुपए का, लगभग 3600 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फायदा क्या हो रहा है आपको? CUET मिल रहा है, प्लस 12th बोर्ड मिल रहा है, प्लस ऑल बैचेस में आपको एंट्री मिल रही है। अगर आप 12th का अलग से बैच लेंगे तो लगभग 5 से 6 हजार का पड़ेगा, अलग से CUET लेंगे तो 15,000 का पड़ेगा। दोनों का मिला करके आपको पड़ जाएगा 20 से 21 हजार का। और किताबें नहीं मिलेंगी इसमें, आपको बुक्स मिल रही है, अनलिमिटेड बुक्स तो मिल रही है, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिल रहा है, अनलिमिटेड टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, ठीक है ना। इसमें आपको GT और लैंग्वेज, GT क्वांट, रीजनिंग और GK और इंग्लिश और हिंदी, ये आपको GT प्लस लैंग्वेज CUET के लिए, और 4 डोमेन मिल रहे हैं। मोइन सर आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, शानदार वाली। हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे अनीता मैम, प्रिंस सर पढ़ाएंगे आपको इकोनॉमी, और मैं यशवर्धन पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। CUET 2024 की रिजल्ट की बात करें तो लगभग, अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग पूरे इंडिया की अगर मैं बातचीत कर लूं तो सबसे ज्यादा 100 परसेंटाइल, या मैं कह दूं 600 में 600, 800 में से 800, 1000 में से 1000 और 1200 में से 1200 देने वाले हमारे बच्चे हैं। अगर मैं मोइन सर की बात करूं तो मोइन सर के 400 स्टूडेंट ऐसे जिनके 200 में से 200 मार्क्स हैं। अनिता मैम की भी लगभग इतना ही। प्रिंस सर की बात करूं तो लगभग जो है उनके पास भी 100 से 125 बच्चे। और अगर मैं मेरी बात करूं तो पूरे इंडिया में 367 बच्चों के 200 में 200 हैं, और हमारे CUET 24/7 से लगभग 70 बच्चे ऐसे हैं जिनके 200 में से 200 हैं। इतना अच्छा रिजल्ट है। तो एक डेडिकेटेड टीम है। सबसे बड़ी बात ये, पूरे साल भर कोर्स चलेगा। पहले आपकी 12th बोर्ड कंप्लीट करवा देंगे, साथ में CUET भी लेके चलेंगे, जिससे कि अच्छा कॉलेज क्रैक कर पाए, बढ़िया कॉलेज क्रैक कर पाए। और टारगेट ये है कि 12th में लगभग 95% का टारगेट है, इतने तो आए बच्चे के। और वहां टारगेट जो है वो है लगभग 730 प्लस मार्क्स लेके आने का, या 750 प्लस मार्क्स लेने आने का, ये टारगेट है। तो आपको इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सभी बैचेस में एंट्री मिलेगी,
इसमें आपको जितने बैचेस होंगे अनलिमिटेड बुक्स मिल जाएंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टेस्ट पेपर देने का, रिवीजन बैचेस साथ में मिलेंगे आपको, और 4 फैकल्टी के साथ जीटी प्लस लैंग्वेज कंप्लीट, और दोनों मिला के आपको 14,339 का पड़ेगा। वाई सर G20 आपको कोड लगाना है, और साथ में मेरी आपको जो है वो मेंटरशिप भी मिलेगी। मेरी ईमेल आईडी जो है वो ये है YSVardhan.singh@247.com। ये मेरी ईमेल आईडी, आप पर्सनली मेरे को मेल करें, ठीक है ना। मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हम ग्रुप बनाएंगे और आगे पढ़ेंगे। तो एक अच्छा ऑफर है, इस ऑफर का आप जो है वो लाभ उठाएं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, उसको भी फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाई सर G20 कोड को याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये महापैक लें और अपनी किस्मत को जगाएं। एक अच्छा कॉलेज एक अच्छी लाइफ दे सकता है। थैंक यू सो मच।